हाँ होता है। Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are all fine today. Today our topic is The World is Too Much with Us. This poem is composed by William Wordsworth and was published in 1807. William Wordsworth was born in 1770 and he died in 1850. ये जो पोएम है इसमें ये जो वर्ड्सवर्थ है पोइट, ये नेचर से बहुत ज़्यादा जो गहरा इनका ताल्लुक है और बहुत गहरा कनेक्शन है इनका नेचर के साथ। और इनके मुताबिक जो नेचर है वो एक गाइड और एक टीचर की तरह हैसियत रखता है। जिस तरह एक टीचर होता है वो आपको सारी ज़िंदगी गाइड करता रहता है और आपको जो है ना राह रास्त पर ले आता है, इसी तरह नेचर वर्ड्सवर्थ के लिए मानी रखता है। ये जो पोएम है ये पेट्रार्क का सोनेट है। सोनेट जो होता है वो 14 लाइन पोएम होती है और उसमें पहला जो पार्ट होता है वो 8 लाइन्स पे यानी ऑक्टेव जिसको कहते हैं उस पर मुश्तमिल होता है, जबकि दूसरा पार्ट से स्टेट जिसमें 6 लाइन्स होते हैं उस पर मुश्तमिल होता है। जो पहला पार्ट होता है आमतौर पर उसमें क्या होता है कि या वो कोई सवाल उठाता है या वो कोई प्रॉब्लम इस तरह की कोई चीज़ बताता है, और दूसरे पार्ट में वो उसका या जवाब देता है या उसका एक सोल्यूशन बताता है। हम इसमें देखते हैं कि जो पहले 8 लाइन्स है उसमें वर्ड्सवर्थ ये प्रॉब्लम एक शिकायत करता है, कंप्लेंट करता है कि ये जो दुनिया है ये क्या कर रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बहुत ज़्यादा जा रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्ड्सवर्थ के पैदा होने से कोई 8-10 साल पहले स्टार्ट हो गई थी और ये कोई 1840 तक चली थी, लेकिन जब वर्ड्सवर्थ था ये 1801 से 1810 तक ये बहुत ज़्यादा पीक पे थी। तो उसमें ये वर्ड्सवर्थ को इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, जिसकी वजह से वर्ड्सवर्थ को ये शिकायत है कि लोग इस नेचर को जो कि अल्लाह ने हमें एक नेमत के तौर पर अता की है, लोग उससे दूर जाके एक बनावटी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ दिन रात पैसे बना रहे हैं और इन्होंने अपने लिए एक बनावटी दुनिया बना ली है जिसमें ये सिर्फ अपनी सुपरफिशियल थिंग्स को सपोर्ट करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं। अच्छा, अगर हम देखेंगे शुरू से ही द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इस टाइटल से ही पता चल रहा है कि ये जो है ना दुनिया से बहुत ज़्यादा लोग चिमट चुके हैं और दुनिया खुद भी एक किस्म की इनसे तंग हो रही है। हम जब आमतौर पर अपनी लाइक्स का जिक्र करते हैं तो हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कोई आइसक्रीम है या कोई और चीज़ है, अगर आपको पसंद है आप कहते हैं आई लाइक दिस सो मच या आई लाइक इट वेरी मच। लेकिन जब आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती आप कहते हैं दिस इज़ टू मच, आई एम डन विद इट। तो ये टू मच नेगेटिव जो कॉनोटेशन या नेगेटिव जो फीलिंग्स होती है उसकी तरफ इशारा करती है। वर्ड्सवर्थ भी ये कहता है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून। लेट से मुराद ये से जो हम लेट यूज करते हैं ना मरहूम, तो लेट से यहाँ पे मुराद है पास्ट, सून मीन्स जो आगे आने वाला है यानी फ्यूचर, यानी पास्ट और फ्यूचर को मिला लो तो इसका मतलब है कि हर वक्त यानी लोग इसमें पहले भी इन्वॉल्व थे और आगे भी इसमें लगे रहेंगे। लोगों ने अपने आप को इस चीज़ में एक किस्म का अपने इन सर्कल में ये लोग दाखिल हो चुके हैं। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, ये लोग क्या करें, दिन रात पैसे कमा रहे हैं, एंड स्पेंडिंग और फिर उनको उड़ा रहे हैं। जाहिर है जब इतने ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो उनको उड़ाने के लिए लोग शो ऑफ भी करेंगे। वी वेस्ट आवर पावर्स, जो हमारी अपनी एनर्जीज है, जो पावर्स है, जो नेमत हमें अल्लाह ने अता की, हम उसको ज़ाया कर रहे हैं। लिटिल वी सी नेचर, देखें नेचर में ये जो एन है ना कैपिटल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कॉमन नाउन की तरह ट्रीट नहीं कर रहा है, एक प्रॉपर नाउन एक एंटिटी एक ह्यूमन की तरह या एक क्रीचर की तरह इसको ये ट्रीट कर रहा है। लिटिल वी सी नेचर दैट इज आवर्स, कि हम बहुत कम देखते हैं नेचर में, नेचर की तरफ हम बहुत कम, हमारा रुझान है जो कि हमारा है, दैट इज आवर्स। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, हमने अपने दिलों को दे दिया है, लौटा दिया है किस चीज़ पे, अ सॉर्डेड बून, एक ऐसी चीज़, बून का मतलब है एक नेमत किस्म की, लेकिन सॉर्डेड का साथ में मतलब है जो कि डिस्गस्टिंग हो। तो ये एक ज़ुमरान भी इससे बन जाता है कि कैसे एक नेमत डिस्गस्टिंग हो सकती है। अच्छा, फिर इसके बाद है दिस सी दैट बियर्स हर बॉजम टू द मून, ये देखिए ये पर्सोनिफिकेशन है, समंदर के बारे में कह रहे हैं। जिस तरह एक ह्यूमन बीइंग होता है वो अपने शर्ट को निकालता है, तो इसका लिटरल मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है कि जब रात का टाइम आता है तो समंदर और मून एक दूसरे के सामने आ जाता है और समंदर अपना दिल चांद के सामने रख देता है। जिस तरह दो दुनिया से कटे हुए लोग यानी दुनिया से वो लोग शिकायत करते हैं और एक दूसरे के सामने फरियाद करते हैं, तो इसी तरह रात को समंदर और चांद एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और इनके दरमियान मुकालमा होता है। द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स, कह रहे हैं कि जो हवाएं हैं वो हर वक्त जो कि शोर करते हैं, हाउल तो वैसे जो वोल्फ आवाज़ निकालते हैं ना, तो
उसको हाउलिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मतलब ये कि जो विंड्स जिनको आना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा शोर करती, एंड आर आप गेदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, लेकिन अभी वो सब के सब जमा है जिस तरह एक फूल जो कि सोया हुआ, ये एक अनदर पर्सनिफिकेशन है कि फूल कैसे सो सकते हैं, लेकिन ये ह्यूमन एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं, इनको प्रोवाइड कर देते हैं। पर्सनिफिकेशन इसी को कहते हैं कि जब आप इनएनिमेट चीज़ों को, जो इंसानी खूबियाँ होती है, वो आप उन पर लागू कर दें, उनसे वो करवाएं। तो इसमें विंड्स को ये कहा गया है। अच्छा, दूसरी तरफ देखें, फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, कह रहे इस चीज़ के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए हम क्या है, इस राह रास्त से गलत है। आउट ऑफ ट्यून, वैसे तो अगर हम इसका लिटरल मतलब ले तो ट्यून ये म्यूजिक में यूज होते हैं, मतलब बंदा जब बेसुरा हो जाता है, जब उसका सुर ठीक नहीं लगता। इसका मतलब भी यही है कि बंदा सीधी राह पे नहीं जा रहा। सीधी राह से मतलब क्या है, जो हमें नेचर अता की गई है, लोग उस पर नहीं जा रहे, उन्होंने अपने लिए एक आर्टिफिशियल दुनिया क्रिएट किया और वो उसी को परस्यू कर रहे हैं। अभी ये हो गया आप लोगों का जो मसला था ऑक्टेव में। अब आता है सिस्टेट में, ये उसका सोल्यूशन बताएगा, लेकिन वो सोल्यूशन भी प्रैक्टिकल नहीं है। ये रोमांटिक पोइट्स की क्वालिटी थी कि जब उनको कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं मिलता था, फिर वो एस्केपिज्म, फरार की तरफ चले जाते थे। और वर्ड्सवर्थ भी यहीं पे वही कर रहा है, इट मूव्स अस नॉट, कह रही ये चीज़ें हमें अपील ही नहीं करती, ये हमारी फीलिंग्स पे असर ही नहीं करती। ग्रेट गॉड, देखिए गॉड में जी वो कैपिटल से लेके, इसका मतलब क्या है, या तो ये मुस्लिम हो सकता है या ये क्रिश्चियन हो सकता है, लेकिन ये लोग क्रिश्चियन थे, तो ये ग्रेट साथ में जो लिखा है, इसका मतलब ये है कि इसको अपनी क्रिश्चियनिटी से बहुत ज़्यादा रुग़बत है, उसको इससे बहुत ज़्यादा लगाव है। लेकिन फिर वो क्या कहता है, आई वुड रादर बी अ पैगन सकल्ड इन अ क्रीड आउट वन, कह रहे कि मैं एक पैगन बनना चाहूँगा इस अकीदे के साथ। आउट वन का मतलब है जो पुराना हो, एक्सपायर्ड हो, आउटडेटेड हो। सकल्ड वैसे तो लिटरल मतलब है, तो जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको आप फीडिंग जो कराते हो उसको कहते हैं। कहते हैं कि पैगनिज्म में मैं इतना डूबना चाहता हूँ जिस तरह के सर से पांव तक ये चीज़ मेरे अंग अंग में मौजूद हो। तो ये एक ऐसा बंदा जो कि शुरू में अपनी क्रिश्चियनिटी पे स्ट्रेस दे रहा है, लेकिन साथ में ये भी कहता है कि अगर मुझे इस क्रिश्चियनिटी को छोड़ना पड़ेगा तो मैं पैगनिज्म की तरफ जाऊँगा, लेकिन इस सो कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मैं नहीं जाना चाहूँगा। So my eye standing on this presently have glimpses that would make me less forlorn, कह रहे ताकि फिर मैं क्या कर सकूं इस खूबसूरत, इस खुशगवार के लिए, उसको कहते हैं मीडो चरागाह वगैरह या कोई ग्रीनरी सी होती है उसको कहते हैं। कह रहे अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर नज़ारे कर सकूं किस चीज़ के, जो कि मुझे फॉरलोन का मतलब है जब कोई बंदा तन्हा भी हो और उसके साथ साथ ना खफा भी हो, सैड भी हो, तो कह रहे जो मेरी तन्हाई है उसमें ये कमी लाएगी और मैं ऐसी चीज़ों पर खड़े होकर नेचर के करीब रह सकूंगा। आगे फिर ये उसकी तरफ ये एलूशन देता है, ये ग्रीक मिथोलॉजी, आई हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, कह रहे कि फिर मैं क्या कर सकूं, देख सकूं, नज़ारा कर सकूं प्रोटियस का, जो कि एक सी गॉड है। प्रोटियस जो है ना, ये ग्रीक मिथोलॉजी में एक सी गॉड है जिसकी क्वालिटी ये है कि ये फ्यूचर भी जो है ना उसके बारे में प्रेडिक्ट कर सकता था। लेकिन अगर ये एक फ़नी बात भी इसमें आ जाती है, फिर आगे कहते हैं कि जब ये किसी के हाथ लग जाता तो कैसे एक गॉड जो है ना किसी के हाथ लग सकता है। लेकिन फनी बात है, ग्रीक मिथोलॉजी में मिथ तो वैसे कहते भी उस चीज़ को है जो सच ना हो। तो ये प्रोटियस जब किसी के हाथ लग जाता और वो ज़बरदस्ती उससे कुछ उगलवाना चाहते, तो ये अपने नेचर को, अपने आप को चेंज करके वहाँ से भाग भी सकता था। तो ये उसकी क्वालिटी थी। और दूसरी तरफ जो लेकर ट्राइटन, ये भी एक सी गॉड है जो कि पोसाइडन सी गॉड उसी का बेटा है, और इसकी क्वालिटी ये कि इसके पास एक कॉन्च शेल होता है जो कि जब वो बजाता है तो जो समंदर में लहरें होती है उस पर असर करती है और वो काम भी हो सकती है। तो ये उसकी क्वालिटी, ये इसका दोनों की तरफ इशारा इसलिए कहता है कि ये चीज़ें पैगनिज्म और ग्रीक मिथोलॉजी इन आउटडेटेड चीज़ों के साथ रिलेटेड है। कह रहे आजकल के मॉडर्न दौर में मुझे ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी कि मैं एक एक्सपायर्ड चीज़ की तरफ जाऊँ, आउटडेटेड चीज़ की तरफ जाऊँ, बजाय इस बनावटी, इस तसन्नु बनी दुनिया से जिसमें सो कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन और मटीरियलिस्टिक लोग आ चुके हैं, जिनके अंदर की जो ह्यूमैनिटी है वो ख़राब हो चुकी है। लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से मुकाबले में सिर्फ पैसा ही पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जो ह्यूमैनिटी है, जो हमें पहले से गॉड गिफ्टेड चीज़ मिली थी, हमने उसको पीछे, पर्दे के पीछे डाल दिया है, फेंक दिया है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अच्छा, ये जो प्रोटियस है, एक वर्ड था प्रोटियन, तो उसका मतलब होता है कि वो बंदा जो जल्दी चेंज हो जाता है। तो मैंने देखा तो वो वर्ड इसी प्रोटियस वर्ड से ही निकला है, प्रोटियन, वो बंदा जो जल्दी चेंज हो जाता है। अच्छा, इसमें राइमिंग स्कीम इस तरह है कि ये जो ऑक्टेव पार्ट है इसमें आप देखें, सून ए, पावर्स इसके सामने आप लिख दे बी, फिर देखें सून के साथ ए और पावर्स बी, फिर आवर्स ये बी, पावर्स आवर्स बी, फिर बून और सून ए। तो ये पहला स्ट्रक्चर हो गया ए बी बी ए। फिर आता है मून सून बून, फिर ये ए हो गया। तो आवर्स
आवर्स फिर बी हो गया, और फ्लावर्स फिर से बी, टून फिर से ए, ये ट्यून पढ़ा जाता है यहाँ पे। अगर आप इसको अमेरिकन आजकल की प्रोनाउंसिएशन के मुताबिक पढ़ेंगे तो अमेरिकन में ये टून आता है, टून, मून, सून, तो ये भी ए आ गया, ए बी बी ए बी बी ए। फिर आप आएंगे स्टेट की तरफ, इसका जो राइमिंग स्कीम है ये देखिए, आई वुड रादर बी, तो ये हो गया सी, और आउट वॉन डी। फिर बी और ली जब सेम है तो सी डी, फिर ये सी हो गया, फॉर लॉन आउट वॉन, तो ये भी डी हो गया, तो इसका मतलब सी डी, और फिर सी ली बी, फिर से ये सी हो गया, हॉन डी, तो सी डी और डी सी डी। अगर इनको आप दो हिस्सों में तकसीम करेंगे तो इस तरह हो जाएगा सी डी सी डी। ठीक है, ये इसका राइमिंग स्कीम है। उर्दू में तो इंग्लिश में तो काफ़ी होता है, इसमें कोई रदीफ होता ही नहीं है, तो ये राइमिंग स्कीम उसी को ही कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें मैंने आपको बताया ऑक्सीमोरॉन है, ये सॉर्डेड गुण जो लिखा हुआ है कि कैसे एक चीज़ जिसको हम नेमत भी कह रहे हैं लेकिन साथ में वो डिस्गस्टिंग होती है। ऑक्सीमोरॉन का मतलब यही होता है कि दो मुख्तलिफ अपोजिट आइडियाज़ को हम मिला लेते हैं, जिसमें एक एडजेक्टिव होता है और दूसरा नाउन होता है। इसकी दूसरी एग्जाम्पल्स में से एक एग्जाम्पल ये भी है, जिस तरह हम कहते हैं ना शैतान बुजुर्ग, यानी शैतान भी और साथ साथ बुजुर्ग भी है। लोग वैसे एक लतीफ़ा भी इसके पीछे छोड़ देते हैं जब कहते हैं हैप्पीली मैरिड, लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि कैसे एक बंदा शादीशुदा होकर भी खुश रह सकता है। अच्छा, दूसरी बात जो इसमें है वो है पर्सनिफिकेशन, कि समंदर को इंसानों की तरह, यानी जिस तरह एक आम बंदा होता है वो अपने ड्रेस चेंज करता है, यहाँ पे ड्रेस चेंज होने की बात नहीं हो रही। जिस तरह हम किसी के सामने अपना दिल रख देते हैं, जिस तरह कोई किसी के सामने अपने फीलिंग्स का इजहार करता है, और दूसरी तरफ ये देख के लिखा हुआ है स्लीपिंग फ्लावर्स, कि कैसे फूल जो है ना वो सोते जाते हैं, लेकिन ये भी पर्सोनिफिकेशन है। अगर आप इसको दूसरे पहलू में देखें तो ये फ्लावर्स बिल्कुल, आप अगर आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो आपको बिल्कुल इस तरह फील होगा जैसे एक नन्हा सा अच्छा होता है जो सोया होता है, वो कितना मासूम और प्यारा लगता है। तो ये कह रहा है बिल्कुल नेचर भी उसी तरह मासूम ही है, लेकिन हम लोगों ने इसको पसे पर्दा डाल दिया, इसको हमने लात मार के इस सो कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं, जो हमें मजीद खोखला किए जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।